यस सर, बिल्कुल पढ़ाइए सर। यस सर। चलिए, हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब कि धम्म संगति, बौद्ध धम्म संगति। संगति का अर्थ क्या होता है? किसी एक मुद्दे को लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक विषय, किसी एक मुद्दे, किसी एक प्रश्न को लेकर के संगोष्ठी, जिस संगोष्ठी में, संगोष्ठी किया जाना, जिस संगोष्ठी में विद्वत लोग, ज्ञानी लोगों का एक जगह जमावड़ा होता है और इसका उद्देश्य किसी प्रश्न के निवारण अथवा किसी नवीन विचारधारा को स्थापित करना होता है, इसे हम कहते हैं काउंसिल। ये उद्देश्य होता है एक संगति का। फिर से बोल रहा हूं, संगति अर्थात ज्ञानियों का किसी एक विषय, किसी एक प्रश्न के निमित्त स्थान विशेष पर किया जाना वाला जमावड़ा, जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाता है और किसी नवीन विचारधारा को स्थापित किया जाता है, इसे संगति कहते हैं। बौद्ध संगति का अर्थ क्या हुआ? ऐसी संगति जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित विचारों, बौद्ध धर्म से संबंधित उन प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास किया गया जो उस संगति के पूर्व था। ऐसा नहीं है कि जितनी भी संगतियां हुई उन सभी संगतियों में जो जो प्रश्न थे उसका उत्तर उन्हें मिल ही गया। जब बौद्ध संगतियां ये मान ली जाए कि किसी प्रश्न के हल के लिए थी, किसी समस्या के हल के लिए थी, उसके बावजूद इनमें बंटवारा क्यों हुआ? बौद्ध संगति के पश्चात हम लोग हीनयान महायान के बंटवारे की बात करेंगे। उस समय आप देखेंगे कि जब संगतियां हुई उसके बावजूद बंटवारा तो हुआ ही, पर उन संगतियों के कुछ सार्थक, कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए। क्या हुए? कितनी बौद्ध संगतियां हुई? प्राचीन भारतीय संदर्भ में कुछ लोग इसकी संख्या 5 और 5 से ज्यादा भी बताते हैं, पर मूलतः हमें 4 ही जानना होता है जो बुद्धिस्ट काउंसिल महात्मा बुद्ध के ठीक मृत्यु के उपरांत से लेकर के पाल काल तक हुआ है। हालांकि हम लोग कुषाण काल तक के बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्री मौर्य, मौर्य काल से पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक उपरांत जो बौद्ध संगति हुई। दूसरा जो मौर्य काल में हुई। तीसरा मौर्य काल के उपरांत भी हुई। और सबसे अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे जो कुषाण काल में हुई। एक एक करके हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसमें किन प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे? सबसे पहला, काउंसिल क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। क्यों बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वाई बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग 5 बोलते हैं और कुछ बोलते हैं कि 5 में 4 ही प्रमुख हैं। और सबसे अंतिम, पर्पज ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल, समस्याओं के निवारण के लिए, प्रश्नों के निवारण के लिए, नवीन विचारधारा को स्थापित करने के लिए, ग्रंथ के लेखन के लिए, संस्थान के निर्माण के लिए, संस्थान की स्थापना के लिए। वही मैंने बात यहां लिखा है। अब यहां शब्द की चर्चा है। विशिष्ट संगठन या कार्यक्रम के संचालन हेतु परामर्शदाता व्यक्तियों का समूह, परामर्शदाता व्यक्तियों का समूह, जिसको मैंने ज्ञानी और विद्वान कहा, व्यक्तियों का समूह जिसे सलाहकार परिषद भी कहते हैं। और संगति का शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ गाना। संगति, साथ साथ गाना, एक जगह, एक स्थान विशेष पर एकत्रित होकर के उस मुद्दे पर, उस प्रश्न पर विचार विमर्श करना, साथ साथ गाना। अब इन संगतियों की जिसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे, मैं अभी तो केवल आप लोगों को भूमिका बता रहा हूं, ABCD बता रहा हूं। इन सब की चर्चा कहां मिलती है? तो कई ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं और इसके अलावा कई चीनी यात्रियों की भी चर्चा है, जिसमें हमें पता चलता है कि कितने बौद्ध संगतियां हुई, कहां कहां हुई, कब हुई, कौन राजा था, कौन अध्यक्ष बना, कौन सी समस्याएं थी, उसका उत्तर क्या निकला, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कितने लोगों का जमावड़ा था, इत्यादि कई प्रश्न हैं जो मैं हर एक संगति में आपको बताऊंगा।
तो चुल्लवग से लेकर के काश्यप संगीति सूत्र तक वेनसांग की यात्रा, तारानाथ का जो विवरण है, इन सभी में, इन सारे के सारे 10 ग्रंथ में बौद्ध संगीतियों की चर्चा हमें मिलती है। अब मैं किन मुद्दों पर चर्चा करूंगा? सबसे पहला, किस समय हुआ? दूसरा, किस स्थान पर हुआ? तीसरा, किसने संरक्षण दिया, वो राजा कौन था? चौथा, इसकी अध्यक्षता या कार्यवाहक कौन था? भाई हर एक संगति का कोई हेड होता है, तो कोई महान व्यक्ति, कोई विद्वान होता है, वो कौन थे? पांचवा, इस संगति को करने के कारण क्या थे? और छठा, सबसे अंतिम, इसके परिणाम क्या निकले? तो कुल इन्हीं मुद्दों को हम चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में समझेंगे। अब सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, सबसे पहला बौद्ध संगति कहां हुआ था, कब हुआ था, कौन करवाया था, कौन मुखिया था, क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, यहां हमने लिखा है। ये राजगीर के, नालंदा जिला बिहार में है, वहां के एक पहाड़ का फोटो है। और ये जो पहाड़ है, जो फोटो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं वैभार हिल, वैभार पर्वत, वैभार पर्वत राजगीर का। 483 ईसा पूर्व में यह बौद्ध संगति हुई थी, ऐसा माना जाता है। और ये विवाद का विषय है कि राजगीर 5 पहाड़ियों वाला नगरी है। ये नगरी 5 पहाड़ियों वाली है। इन 5 पहाड़ियों मतलब कि 5 पहाड़ वाले, इसमें कहां हुआ था, इसको लेकर के विवाद है। लोकोत्तरवाद एक विचारधारा है, एक संप्रदाय है, वो मानते हैं कि यह राजगीर के वैभार में हुआ था। महावंश, जो बौद्ध धर्म की बाद की जो 2 शाखाएं प्राचीन काल में ही बट गई थी, उनके अनुसार ये सप्तपर्णी गुफा है, जिसे न्यग्रोध गुफा भी कहते हैं, वहां पर हुआ था। और अश्वघोष एक बड़े बौद्ध विचारक हुए, बड़े विद्वान हुए, उन्होंने ये कहा कि ये इंद्रशाला गुफा जो गिरधिकुट पर्वत पर है, गिरधिकुट पर्वत भी राजगीर में ही है, 5 पहाड़ियों में एक है, ये वहां पर हुआ था। तो मैं 3 स्थानों की चर्चा आपके सामने किया हूं, क्योंकि ये विवाद का विषय है कि तीनों में कहां पर हुआ था। अलग अलग विचारधारा है, उन अलग अलग विचारधारा को भी मैंने यहाँ बता दिया। लोकोत्तरवाद मानता है व्यवहार पर्वत पर हुआ, महावंश मानता है कि सप्तपर्णी गुफा या नगरोध गुफा में हुआ, अश्वघोष मानते हैं कि इंद्रशाला गुफा जो गिरधकुट पर्वत पर है वहां हुआ। अब पैट्रॉन मतलब कि किस शासकीय सहयोग के कारण ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अजात शत्रु हर्यक वंश के राजवंश थे, के राजा थे ये, हर्यक राजवंश के राजा अजात शत्रु। जब पाटलिपुत्र बना भी नहीं था, ये उससे पहले की मैं बात बता रहा हूं, पाटलिपुत्र तब एक पाटली नामक छोटा सा गांव था, और उस समय तक मगध साम्राज्य का संचालन इसी पर्वत श्रेणी से होता था, 5 पहाड़ियों से, राजगीर से। राजा अजातशत्रु यहाँ के राजा थे। आप लोगों ने इनके बारे में फर्स्ट सेमेस्टर के पहले पॉलिटिकल जो हिस्ट्री का जो पेपर है उसमें पढ़ा है। अब तीसरी बात, चौथी बात, इस संगति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अब अगली बात, आखिर ये बौद्ध संगति क्यों करनी पड़ी? तो देखिए ऐसा है, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण जब उनका होता है, तो वहां पर ऐसे कई संदर्भ आए हैं कि पहला संदर्भ यह आया है कि वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी है, एक मॉन्क है, एक बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो बोलता है कि चलो अच्छा हुआ तथागत चले गए, अब हमको उनके नियम के अनुसार चलना नहीं पड़ेगा। जब ये बात वहां उपस्थित अन्य जो महात्मा बुद्ध के वचन का शब्दशः पालन करने पर विश्वास रखते थे, जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, और ये लगा इससे पहले कि महात्मा बुद्ध के वचनों का, उनके दर्शन का, उनकी व्याख्या का अपने सुविधा अनुसार लोग परिवर्तन करके चर्चा करने लगे, उसे लिपिबद्ध कर लिया जाए एक संहिता के रूप में, एक नियम के रूप में। इस कारण यह बौद्ध संगति हुई। दूसरा कारण, महात्मा बुद्ध की जब
महापरिनिर्वाण जब उनका हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, तो चूंकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं को महिलाओं से दूर रखा था, अजास ये उनका सबसे जो करीबी शिष्य था आनंद, आनंद को पर एक आरोप था कि आनंद ने महिलाओं को महात्मा बुद्ध के शरीर के पास आने दिया था। तब आप लोगों ने अगर कभी किसी ने देखा हो कि कभी किसी की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति विशेष के पूरे वस्त्र को बदला जाता है, और उस समय जो उनके करीबी लोग हैं वो अगल बगल रहते हैं, क्योंकि वैसी स्थिति में शरीर नग्न होता है। आनंद पर यह आरोप था कि उन्होंने स्त्रियों को करीब में आने दिया तब जब उनके वस्त्र को बदला जा रहा था। तीसरा, कालांतर में वही व्यक्ति महाभिनिष्क्रमण वाला, आप लोगों को याद होगा कि उनका एक सारथी था। सारथी का क्या नाम था, कोई बताएगा? चन्ना सर। बिल्कुल सही। ये व्यक्ति भी बाद में महात्मा बुद्ध के संघ को ज्वाइन कर लिया था और यह भी एक बौद्ध भिक्षुक बन गया था। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि यह व्यक्ति चूंकि महात्मा बुद्ध से बहुत शुरू से जुड़ा था, तब जब महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, तब से जुड़ा था, तो ये स्वयं को बड़ा घमंडी समझता था और महात्मा बुद्ध का सबसे करीबी समझता था। इसके कारण वो अपने साथ वालों के साथ दुर्व्यवहार करता था। तो इन तीन कारणों से, इन तीन समस्याओं के कारण ये बौद्ध संगति की गई। पर इसमें सबसे अहम कारण है पहले ही वाली बात, जिसमें कि किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि चलो अच्छा हुआ तथागत चले गए, अब हमें उनके नियम के अनुसार रहने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट क्या निकला? आनंद को इस आरोप से बरी किया गया, कंथक को, चंदा को इस आरोप से बरी किया गया, और ये निर्णय हुआ, जो पहली वाली समस्या जो मैं बता रहा हूं मूलतः वो, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्त का लेखन आनंद ने किया और विनय का लेखन उपाली ने किया। विनय दो प्रकार के हैं, भिक्षु के लिए अलग, भिक्षुणी के लिए अलग। विनय मतलब कि नियम है, कानून है कि क्या भिक्षु कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो सुक्त मतलब सुक्त पिटक का लेखन आनंद ने कर दिया और विनय पिटक का लेखन उपाली ने कर दिया। यही इस बौद्ध संगति का परिणाम हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष के पश्चात 383 ईसा पूर्व में हुआ, पहली बात। दूसरी बात, कहां हुआ? तो बालू कर्म करके एक स्थान है, महाविहार है, ये वैशाली बिहार में है। ये बालू कर्म करके जो स्थान दिया गया ग्रंथ में लिखा है, पर वैशाली स्थान तो आज भी हमारे बीच प्रचलित है। वैशाली बिहार में भी दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। इसको किस राजा ने सपोर्ट किया था? कालाशोक नामक एक राजा थे जो सैशुनाग राजवंश के थे। सैशुनाग राजवंश के शासक कालाशोक ने इस संगति को सपोर्ट किया था। फिर किसने इसकी अध्यक्षता की थी? कौन वो प्रमुख मॉन्क था, भिक्षुक थे, ज्ञानी थे जिन्होंने इसको किया? उनका नाम है सर्वकामी या सब्बा कमीर। सर्वकामी या सब्बा कमीर उन्हें कहते हैं, दोनों नाम एक ही हैं। चौथी बात, आखिर कारण क्या था इस द्वितीय बौद्ध संगति का? कारण ये था कि अब तक बौद्ध धर्म की दो विचारधारा क्षेत्रों के अनुसार बट गई, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। वैशाली जो पढ़ता है वो पूर्वी शाखा में पढ़ रहा था, और जो थेरवादी सोच है, थेरवादी सोच आप समझ लीजिए कि मैं हीनयान की बात कर रहा हूं, वो सोच जिसमें महात्मा बुद्ध के वचन, उनके दर्शन का शब्दशः पालन होता है, उसे थेरवादी समझ लीजिए, हीनयानी समझ लीजिए। उसके अनुसार 10 कल्प 10 वस्तुओं से संबंधित कुछ निर्णय लिए गए, अर्थात महात्मा बुद्ध ने अपने जीवित अवस्था में कुछ बातें कही थी कि ये आपको नहीं करना है। सुनील, अब आपको याद आ रहा होगा जिस 10 चीजों की आप मना करने की बात कर रहे थे,
अष्टांगिक मार्ग जब हम लोग पढ़ रहे थे, अब आपको याद आएगा कि वो 10 जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वो अब मैं करने जा रहा हूं। द्वितीय बौद्ध संगति में ये हुआ कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए उन चीजों का, उन नियमों का, उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, अवहेलना की गई, जिसका विरोध पश्चिमी शाखा वालों ने किया। अब वो 10 चीजें क्या है? 10 चीजें, इसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं समझा तो जरूर दे रहा हूं, पर आपको याद करना पड़ेगा। पहली बात है श्रृंगी लवण कल्प। इसे 10 कल्प बोलते हैं, इसलिए सभी नामों में आपको कल्प शब्द अंतिम में आएगा। श्रृंगी लवण कल्प। श्रृंगी मतलब सिंह, लवण मतलब नमक, और कल्प मतलब संग्रह करना, उसको एकत्रित करना। महात्मा बुद्ध के दर्शन के अनुसार आपको किसी वस्तु का संग्रह ही नहीं करना है, और यहां पर भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए सिंह में, सिंह समझ रहे, हॉर्न, जो भैंस का या बैल का या सांड का होता है, उसमें नमक को इकट्ठा किया जाने लगा। ये एक ऐसी परंपरा की शुरुआत पूर्वी शाखा में हुई जिसका विरोध पश्चिमी शाखा वालों ने किया कि ये तो महात्मा बुद्ध के विचारों के विपरीत है। दूसरा द्वि अंगुल कल्प। द्वि अंगुल कल्प मतलब ईटिंग आफ्टर मिड डे। देखिए, खाने का एक समय बना था। ऐसा नहीं है कि आपको जब मन है तब आप भोजन कर रहे हैं, जितनी बार है उतनी बार भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। आपको एक समय बना है, उसी समय भोजन करना है, फिर आपको केवल चिंतन, मनन, अध्ययन करना है। पर द्वि अंगुल कल्प मतलब बताए गए जो सीमा है, बताए गए जो पहर है, उसके अलावा उसके बाद भी भोजन किया जाना, द्वि अंगुल कल्प कहते हैं। तीसरा है ग्रामांतर। ग्रामांतर, ईटिंग वंस एंड देन गोइंग अगेन टू विलेज फॉर आल्म्स। ग्रामांतर कल्प का अर्थ ये होता है, महात्मा बुद्ध के दर्शन के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार, कोई भी भिक्षुक प्रातः काल किसी के यहां भिक्षा के लिए जाएगा, जो भी उसे भिक्षा के रूप में दिया जाएगा उसे वह ग्रहण करेगा, और उनके यहां था कि आप एक दिन में 3 घर से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। इस 3 घर में आपको जो मिल गया आप उसे लीजिए और वापस आ जाइए। पर अब पूर्वी शाखा में क्या होने लगा, आप जब भोजन लेके आए, ग्रहण कर लिए, दोबारा आप दूसरे गांव चले गए, आप भोजन एकत्रित करने लगे, भोजन अत्यधिक करने लगे, तो ये एक सन्यासी की भूमिका नहीं है, ये एक सन्यासी का संकल्प नहीं है। नंबर 4 आवास कल्प। होल्डिंग द उपोस्थ सेरेमनी विथ मॉन्क्स ड्वेलिंग इन द सेम लोकेलिटी। यह ऐसा नियम था कि आप किसी स्थान विशेष पर रुकेंगे नहीं, आपको हमेशा निरंतर आपको चलते रहना है और बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहना है। पर अब तो लोग एक जगह रुकने लगे, जहां पर भी कोई उन्हें दान दक्षिणा देता, उन्हें रहने की व्यवस्था देने लगा, वो वहीं रुकने लगे। तो इससे फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा, बौद्ध धर्म धीरे धीरे मर सकता है। इसका विरोध शुरू हुआ पश्चिमी शाखा के द्वारा। अनुमत कल्प। अनुमत कल्प, कैरिंग आउट ऑफिशियल एक्ट्स व्हेन द असेंबली वाज इनकम्प्लीट। आप जब किसी समस्या को लेकर के अपनी संगति में आते थे, जहां भी भिक्षुक लोग हैं, 50, 60, 100 भिक्षुक लोग हैं, आपकी जो समस्या है आप वहां लेकर के आएंगे कि देखिए ये बात एक है जो हमें समझ में नहीं आ रही, इसे हमें किस प्रकार से पालन करना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो दिशा निर्देश दिया जाता था उसका लोग पालन करते थे। पर इस अनुमत कल्प में क्या हुआ, एक केवल कोरम बन गया। लोग अपने प्रश्नों को वहां रखें या न रखें, उसका निदान स्वयं निकाल लेते थे और कहते थे कि संगति में या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग इस संगति, जो संघ के हैं, जो भिक्षुक लोग हैं, उन्होंने हमारे इस निर्णय का समर्थन किया है, या हमारे इस विचार का समर्थन किया है, या ये विचार दिया है। वास्तविकता में वो विचार उनके स्वयं के स्वार्थ से संबंधित होता था। आचीर्ण कल्प,
following a certain practice because it was done by one's tutor or teacher. आचीर्ण कल्प, अगर कोई ऐसा विचार, अगर कोई ऐसा कार्य जो किसी बड़े के द्वारा कर लिया गया तो लोगों ने उसे ही आधार बना लिया, भले ही उस बड़े ने इस बात को माना कि ये गलती से हो गया या ये नहीं होना चाहिए जो हुआ है, पर लोग उसी को एक मानक बना लेते थे कि चलो वहां हुआ तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब सुअर का मांस खा लिया तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं, हमें भी स्वाद बदलने की इच्छा है। अगला है अमंथित कल्प, अमंथित कल्प, ईटिंग सोर मिल्क आफ्टर वन हैड हिज मिड डे मील। अमंथित, अमंथित, मंथन समझ रहे होंगे आप, दही को जब मथेंगे तब वो बनता है, क्या बनता है? मट्ठा मक्खन। मट्ठा, उसी से निकलता है मक्खन, उसी से बाद में बनता है घी। अलग अलग तरीके हैं। जब इस तरह के स्वादिष्ट चीजों का लोग प्रयोग करने लगे जो इनको मना था, इसका भी विरोध शुरू हुआ। अगला है जलोगीपन कल्प, जलोगीपान कल्प, कंज्यूमिंग ए स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बिफोर इट हैड बीन फर्मेंटेड। आप लोग में से जो बिहार से होगा, वैशाली उशाली क्षेत्र में आपने देखा होगा, वहां खजूर का रस और ताड़ का रस होता है जिसे ताड़ी बोलते हैं। ये एक ऐसा द्रव्य होता है, एक ऐसा पानी जैसा होता है ये, जिससे कि नशा होता है। लोग वहां नशे के लिए, आनंद के लिए, मदमस्त होने के लिए पीते हैं। पूर्वी शाखा के कई बौद्ध भिक्षुओं ने जलोगी पान करना शुरू कर दिया। जलोगी पान कोई और नहीं बल्कि ताड़ी है, खजूर का रस है, जिसमें कि अंग्रेजी में शब्द लिखा है ना, फर्मेंटेड। जब वो फर्मेंटेड होता है तो उसमें से बदबू भी आती है, जो सामान्य लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, वो उससे दूर हट जाते हैं और उसको पीने वालों को नशा भी होता है। पर वही चीजें कोई 4 बजे के सुबह पी ले तो ना बदबू होती है और ना ही नशा होता है। अगला है अदशक कल्प, यूजिंग ए रग विच वॉज नॉट द प्रॉपर साइज। अदशक, अदशक कल्प, देखिए ऐसा है कि आपका बिछावन जिसका किनारा आप देखेंगे, आपकी मम्मी हो या आपकी दीदी हो, कोई भी बिछावन, कोई भी साड़ी का किनारा लोग सी देती हैं, उसको सिल दिया करती हैं ताकि वो उसमें से धागे निकलना ना शुरू हो जाए। आप लोग देखे होंगे किसी भी किनारा, चाहे कम्बल हो, चादर हो, कुछ भी हो, उसका किनारा जो है किसी ना किसी तरह ऐसा बनाया रहता है ताकि उसके किनारे से रस्सी ना निकले। अदशक, इन लोगों ने अदशक प्रकार के चादरों का, कपड़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता था क्योंकि सब उसमें धागे निकल जाया करते थे। अगला है जात रूप रजत कल्प, जात रूप रजत कल्प, दान में महंगे धातु या इस प्रकार की वस्तुओं को लेना बौद्ध धर्म में मना था, पर पूर्वी शाखा के भिक्षुक लोगों ने सोना और चांदी भी अब दान में लेने लगे। और ये दसों के दसों जो कल्प हैं, ये कोई और नहीं, महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिबंधित थे, ऐसा न करने का दिशा निर्देश था। तो ये सारे के सारे वो 10 कल्प हैं जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी शाखा के मध्य विवाद हुआ और फिर ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई। परिणाम क्या निकला? परिणाम जो था, पूर्वी शाखा ने बोला हम जो मानते हैं हम इसी को मानेंगे, और इन लोगों ने यहां पर बौद्ध धर्म का पहली बार वैधानिक रूप से बंटवारा हो गया, थेरवाद और महासंघिक। थेरवाद और महासंघिक, यही कालांतर में हीनयान और महायान कहलाए गए। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति 251 या 53 ईसा पूर्व में हुआ था, ऐसा माना जाता है। महावंश और दीपवंश के अनुसार कि यह महात्मा बुद्ध के 236 वर्ष के निर्वाण के उपरांत हुआ था। दूसरा, यह पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुआ था।
तीसरा, इसको करवाने वाले राजा अशोक थे, मौर्य साम्राज्य के शासक। चौथा, इसका हेड, इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स थे। पांचवा, क्या कारण था? कारण था कि इस समय तक, अभी तक तो आपने देखा कि वैशाली में दो भाग बट गए, थेरवादी और महासंघिक। पर अशोक तक आते आते 18 विभिन्न बौद्ध संप्रदाय के रूप में बंटवारा हो गया। जब ऐसा हो गया तब अशोक ने प्रयास किया कि सभी के सभी विचारधारा को पहले समझा जाए कि सभी के विचार हैं क्या, ये अलग अलग कैसे हैं, जितने प्रश्न उतने उत्तर क्यों हैं। इसके लिए ये बौद्ध संगति हुई, ताकि इस बौद्ध संगति में जो त्रिपिटक जो जो त्रिपिटक जो तीसरा त्रिपिटक है अभिधम्म पिटक, उसका निर्माण हो जाए, उसे लिख लिया जाए। सुत्त पिटक, विनय पिटक तो पहले लिख लिया गया था, अभिधम्म पिटक का इसमें निर्माण हुआ, उसे लेखनबद्ध लिपिबद्ध किया गया। इसी बौद्ध संगति के परिणाम स्वरूप 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया। इसी बौद्ध संगति के परिणाम स्वरूप अशोक के द्वारा जितने भी खड़े किए गए स्तंभ हैं, उस पर आप लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर रॉक एडिक्ट, आपके अशोक के लेख के बारे में आप सुने होंगे, जिसमें कि अशोक के धम्म की चर्चा है। और इसी के कारण इतने सारे स्तंभ और कैपिटल्स खड़े किए गए जो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैसे कि शेर है, घोड़ा है, बुल है और एलिफेंट है। ये सारे के सारे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। तो ये परिणाम है इस संगति का कि इतने सारे नए नए चरण लिए गए, नए नए स्टेप लिए गए। अशोक ने नए नए पदों का सृजन किया और उन पदों के सृजन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार आते थे। आज के आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जैसे ऑफिसर जैसे पदों का निर्माण किया गया अशोक के समय, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे देश में और देश के बाहर। इसी का परिणाम स्वरूप है कि अशोक के परिवार के बच्चे और स्वयं अशोक ने बौद्ध धर्म की यात्रा की। अशोक का बेटा महेंद्र जो था वो श्रीलंका गया, उनकी बेटी भी श्रीलंका गई, और इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे नए नए पद जो भारत के बाहर अलग अलग जगह गए। आप देख सकते हैं, इससे पूरी की पूरी लिस्ट है कि कौन कौन कहाँ कहाँ गया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और ये इस संगति का ही परिणाम था। कुम्हरार नाम की जगह जो पटना बिहार में है, ये उसी का एक मॉडल है जो कुम्हरार में बना हुआ है। ये 80 स्तंभों वाला स्मारक कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यह स्तंभ वाला स्मारक इसी तृतीय बौद्ध संगति के निमित्त किया गया था। चौथी बौद्ध संगति, ये पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। स्थान को लेकर के विवाद है। कुछ लोग मानते हैं, थेरवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि यह श्रीलंका में हुआ था। इसके विपरीत कुछ लोग मानते हैं कि यह कश्मीर में हुआ था। सरवस्तीवादी एक विचारधारा है, एक संप्रदाय है। सरवस्तीवादी संप्रदाय के लेखन में ऐसा बोला गया है कि यह कश्मीर में हुआ था। और इसके अलावा तारानाथ ने बोला कि कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तारानाथ एक तिब्बत के रहने वाले एक लेखक हैं, एक उस समय के विद्वान थे, जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। उसमें इसकी चर्चा है। कुंडल वन कश्मीर में यह चौथी बौद्ध संगति हुई। और उसी प्रकार से मंगोलियन जो मंगोलिया का जो मंगोलियन बौद्ध धर्म है, उसके अनुसार यह चौथी बौद्ध संगति जालंधर पंजाब में हुई थी। तो इसको लेके विवाद है कि कहाँ हुई थी। पहली वाली को लेके मैंने बताया विवाद है, और ये चौथी वाली को लेकर के। इस समय राजा कौन था? तीसरा, राजा पेट्रोन कनिष्क, कुषाण वंश का शासक कनिष्क। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पॉलिटिकल पेपर में इसको पढ़ा है। और इस समय हेड कौन था? वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। यही अश्वघोष हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म पर बहुत सारा कुछ लिखा, और ये कुषाण काल के हैं।
जब कई बार क्वेश्चन आता है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे, किस राजवंश के समकालीन थे, तो कुषाण के। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। क्या कारण था? कारण यह है कि जब कनिष्क कुषाण वंश का शासक, चूंकि ये बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, ये जितने भी मंक को अलग अलग समय में बुला करके एक ही प्रश्न करता और उनसे वो देखता कि अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं। तो जब इसने जानने का प्रयास किया कि प्रश्न एक और इतने सारे उत्तर के भेद होने का कारण क्या है, तो पता चला कि इनके पास कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। ध्यान रहे, इनके पास कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, जो सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगति में लिखा गया, जो अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगति में लिखा गया, वो अब तक नष्ट हो चुके थे और वो केवल लोगों की याददाश्त में थे, याद में थे। इसीलिए वसुमित्र और अश्वघोष इसकी अध्यक्षता में उन सारे के सारे त्रिपिटकों का पुनर्लेखन के हेतु ये संगति की गई, क्योंकि जितने संप्रदाय बट गए थे उनके अपने अपने विचारधारा थे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो अपने तर्कों के अनुसार बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के दिए गए दर्शन की व्याख्या कर रहे थे। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि दोबारा कनिष्क के आदेश से तीनों पिटक, सुत्त, विनय और अभिधम्म को एक तांबे के पत्र पर लिखा गया, क्योंकि इससे पहले कागज पर लिखा गया रहा होगा और ये भाई चिंता रही होगी, वो सड़ गया, गल गया, अब हम धातु पर लिख देते हैं। और उसको तांबे पर लिखा गया और किसी एक मंजूसा, मतलब किसी पात्र के अंदर रख करके कहीं गाड़ दिया गया। अब वो कहाँ गाड़ा गया, श्रीलंका, कुंडलवन कश्मीर या जालंधर, ये पता नहीं है, पर ये ग्रंथों में चर्चा आई है। यहां पर चौथी बौद्ध संगति का दूसरा परिणाम, क्लियर कट डिवीजन जो हीनयान महायान का है वो इस समय हो गया, क्योंकि अब तो कनिष्क आ गया है, कुषाण काल, बुद्ध की मूर्ति बनने लगी है। थेरवाद महासंघिक तक तो बुद्ध की मूर्ति नहीं बन रही थी, तब बुद्ध प्रतीक के रूप में पूजे जाते थे, जैसे कि पाद चिन्ह, पैर का चिन्ह, जैसे कि वृक्ष, जैसे कि कमल का फूल। पर अब माता बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, जो मूर्ति बनाने के समर्थन में थे वो महायानी हो गए और जो उसका विरोध कर रहे थे वो हीनयानी हो गए। तीसरी बात, अभिधम्म महाविभाष शास्त्र, अभिधर्म महाविभाष शास्त्र नामक किताब की, नामक ग्रंथ की रचना हुई। और एक जो जो चौथी जो एक बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलता है, चूंकि कनिष्क ने मूर्तियों के बनाने का समर्थन दिया, इसे राजकीय प्रशय मिला, इसलिए महायान अपने चरमोत्कर्ष पर था, वो अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर गया। ये द्वितीय बौद्ध संगति की बात कही गई है। अब किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।